डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ एविडेंस में देखा था सेक्शन 4 के बारे में। उसमें जो डेफिनेशंस थी मैंने आपको बता दी थी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। आज हम लोग जो है देखेंगे सेक्शन 5, जो कि आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट है, आपका सेक्शन 5। और चैप्टर 2 में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं। चैप्टर 2 जो है आपका रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स के बारे में है, तथ्यों की सुसंगति के संबंध में है। और इसमें जो है सेक्शन 5 से लेकर 55 तक प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो कि ये बताते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो रेलिवेंट हैं। जब बात आती है कि कोर्ट के सामने आप कौन से तथ्य जो हैं रख सकते हैं, कौन से तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि न्यायालय के समक्ष आप जो तथ्य रखेंगे वो विवादित तथ्य होना चाहिए या सुसंगत तथ्य होना चाहिए। सुसंगत तथ्य के अलावा आप कोई दूसरा तथ्य जो है न्यायालय के समक्ष अगर रखते हैं तो जो है आपका कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 5 से लेकर 55 तक आपका बताया गया है कि कौन कौन से फैक्ट्स जो है आपका रेलिवेंट होंगे। मतलब अगर आपको ये पता करना हो कि फैक्ट्स जो है आपका रेलिवेंट है या नहीं है, तथ्य आपका सुसंगत है या नहीं है, तो न्यायालय के समक्ष आप उसे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक आप प्रोविज़न देखेंगे और आपका कोई तथ्य जो है उसमें फिट हो जाता है तो ये माना जाएगा कि वो जो फैक्ट जो है रेलिवेंट फैक्ट है। तो सेक्शन 5 से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। सेक्शन 5 भी हम आपको बता चुके थे। सेक्शन 5 जो है की ऑफ द एविडेंस एक्ट कहा जाता है, साक्ष्य विधि की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि जब बात आती है कि हम न्यायालय के समक्ष जो है कौन से तथ्यों का साक्ष्य देंगे, तो सेक्शन 5 ही हमें बताता है कि हम विवादित तथ्य का और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे सकते हैं। हम फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का साक्ष्य देंगे, इसके अलावा किसी और दूसरे फैक्ट का साक्ष्य नहीं देंगे। मतलब सेक्शन 5 में दो तरह के तथ्यों की सुसंगति बताई गई है। पहला विवादित तथ्य, दूसरा सुसंगत तथ्य, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू के बारे में हमने आपको बताया था, द फैक्ट इन डिस्प्यूट इज कॉल्ड फैक्ट इन इशू। कोई भी ऐसा तथ्य जो कि विवादित हो, जिसको लेकर पक्षकार असहमत हो, वो आपका विवादित तथ्य है। और सुसंगत तथ्य भी हमने आपको बताया था कि ऐसे तथ्य जो कि विवादित तथ्य के अस्तित्व पर या अनिस्तित्व पर प्रकाश डालते हों। फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर लाइट डालने वाले जो भी फैक्ट्स हैं वो सब आपका रेलिवेंट फैक्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पर सेक्शन 5 से हमें पता चलता है कि न्यायालय के समक्ष आप कौन से तथ्यों का साक्ष्य देंगे, कौन से तथ्यों का साक्ष्य नहीं देंगे। तो मैंने दो तरह के तथ्य बताए, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब इसके बाद जो है बात आती है कि फैक्ट इन इशू तो आप सभी लोग जानते हैं, विवादित तथ्य। विवादित तथ्य, मैं जैसे आपसे कहूँ कि ए ने बी का मर्डर किया है, आप कहते हैं कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारे आपकी लड़ाई का मुद्दा क्या है, क्या ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, ये विवादित तथ्य है हमारे बीच, क्योंकि हम दो लोग यहाँ पर असहमत हैं। तो कोई भी ऐसा तथ्य जिसको लेकर पक्षकार असहमत हो, वो विवादक तथ्य कहलाता है या फैक्ट इन इशू कहलाता है। और सुसंगत तथ्य कौन से तथ्य होंगे, इसको हमें डिटेल में देखना होगा। तो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक आपका अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह के फैक्ट बताए गए हैं, जिन्हें रेलिवेंट बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना हो कि आप जो तथ्य न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं वो सुसंगत तथ्य है या नहीं, तो आप सेक्शन 6 से लेकर 55 तक अपने उस तथ्य को देखिए कि आपका तथ्य वहाँ पर फिट हो रहा है। अगर फिट हो रहा है तो रेलिवेंट है, आप न्यायालय के समक्ष उसे साक्ष्य के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 5 यही बोलता है ना, विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य आप दे सकते हैं। तो सेक्शन 6 से आप आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 6 ये बोलता है कि एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। ऐसे तथ्य जो कि एक ही संव्यवहार का भाग है, उनकी सुसंगति के बारे में आपको बताया गया। इसको हम थोड़ा अपने शब्दों में समझ लेते हैं। जैसे कि सेक्शन 5 में भी हम लोगों ने समझा कि हम विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देंगे और किसी तथ्य का साक्ष्य नहीं देंगे। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का देंगे बस, और किसी का साक्ष्य नहीं देंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भविष्य में कभी देंगे, अभी LLB के तो एग्ज़ाम में तो आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो आपसे एविडेंस में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि कौन कौन से तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ए में लिखा हुआ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, बी में, सी में, डी में कोई गलत आंसर दिया हुआ तो आपको टिक करना है फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ा सेक्शन 5 में फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस देंगे और किसी का नहीं देंगे। सेक्शन 6 से बोलता है कि कोई भी तथ्य ऐसा तथ्य है जो कि विवादक तथ्य नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे तथ्य जो है सुसंगत माना जाएगा। अब देखिए सेक्शन 5 का जस्ट उल्टा इसमें कह दिया एकदम। 5 क्या कह रहा था कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देंगे,
यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी तथ्य ऐसा है जो कि विवादक तथ्य नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर वो इस तरह से जुड़े होने के कारण ही जो है वो आपका सुसंगत माना जाएगा। अब इसको और हम इस तरह से समझ लें, जैसे जब फैक्ट इन इशू हो रहा है तो फैक्ट इन इशू जहाँ पर हो रहा है उसी समय कोई अगर और दूसरा तथ्य अस्तित्व में आता है, कोई और फैक्ट अराइज होता है, तो क्या वो फैक्ट रेलिवेंट होगा? तो यहाँ पर सेक्शन 6 से बोलता है कि जहाँ पर फैक्ट इन इशू अराइज हो रहा है उसी ट्रांजेक्शन में अगर और दूसरे फैक्ट्स भी आ रहे हैं एग्जिस्टेंस में, भले ही वो फैक्ट इन इशू नहीं है, तब भी वो रेलिवेंट होंगे। एज फॉर एग्जांपल जैसे ए जो है बी का मर्डर करता है, तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है इस वाली घटना में? क्या ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया? क्या ए ने मर्डर किया है इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली? ये फैक्ट इन इशू हो सकते हैं, विवादित तथ्य हो सकते हैं कि ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, दोनों में विवाद का मुद्दा हो सकता है। जब मर्डर हो रहा था उसी समय कुछ लोग वहाँ खड़े हुए हैं और वो लोग जो है बात कर रहे हैं उस घटना के संबंध में, तो क्या जब वो लोग जो बात कर रहे हैं क्या उनका बात किया जाना रेलिवेंट होगा? अगर जब इस तरह के मर्डर की घटना न्यायालय के समक्ष जो है विचारणा में रखी जाती है, जिसका ट्रायल चल रहा है, तो जो लोग वहाँ बात कर रहे थे उस घटना के होते समय क्या वो रेलिवेंट है या उन्होंने कुछ कहा वो रेलिवेंट होगा? तो सेक्शन 6 ये कहता है कि जो तथ्य विवादक तथ्य नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से जुड़े हुए हैं उसी संव्यवहार का भाग है जिस दौरान विवादक तथ्य अस्तित्व में आया, तो ऐसे तथ्य विवादक तथ्य से जुड़े होने के कारण उसी संव्यवहार का भाग होने के कारण सुसंगत माने जाएंगे। मीन्स जो फैक्ट इन इशू जब अराइज हुए उसी ट्रांजेक्शन में दूसरे फैक्ट भी अराइज होते हैं, तो वो केवल इस कारण से रेलिवेंट माने जाते हैं क्योंकि वो फैक्ट इन इशू जिस ट्रांजेक्शन में हुआ है, जिस संव्यवहार में विवादक तथ्य अस्तित्व में आया उसी दौरान वो भी अस्तित्व में आए हैं, इसलिए उसे सुसंगत माना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ए बी का मर्डर कर रहा है, ये तो फैक्ट इन इशू हो सकता है कि भाई ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, तो उसी दौरान अगर कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं उस घटना के संबंध में, कुछ लोग कार्य कर रहे हैं उस घटना के संबंध में, तो वो भी जो है आपका रेलिवेंट माना जाएगा, वो आपका इररेलेवेंट नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं सेक्शन 6 जो है सेक्शन 5 का एक तरह से आपको वाद भी दिखाता है, क्योंकि सेक्शन 5 हमें बोलता है केवल फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का साक्ष्य देंगे, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देंगे, जबकि सेक्शन 6 क्या बोलता है? ऐसे तथ्य जो कि विवादक तथ्य नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से जुड़े हुए हैं या विवादक तथ्य जिस संव्यवहार में हुआ है उसी समय वो उत्पन्न हुए हैं, तो वो तथ्य सुसंगत होंगे। क्यों? क्योंकि जब विवादक तथ्य अस्तित्व में आया उसी समय वो भी अस्तित्व में आए थे, तो वो तथ्य जो है आपका केवल इसी कारण से सुसंगत माने जाएंगे, वो आपका रेलिवेंट माने जाएंगे। तो सेक्शन 6 जो है इसका क्रिटिसाइज भी बहुत होता है, इसका आलोचना भी बहुत होती है, क्योंकि ये कहता है कि जहाँ आप सेक्शन 5 में 2 तरह के तथ्यों की सुसंगति बताते हैं, ये सेक्शन 6 जो है इस नियम को ख़त्म कर देता है। खैर उसके बाद भी अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और जो आपका यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि ऐसे तथ्य जो कि विवादक तथ्य से जुड़े हुए हैं, वो जब विवादक तथ्य उत्पन्न हुआ था उसी संव्यवहार के दौरान होना चाहिए, मतलब जैसे मर्डर हो रहा था उसी दौरान जो बातें हुई हैं, कुछ कार्य कुछ लोगों द्वारा किया गया, तो उसी संव्यवहार का भाग माने जाएंगे। सेक्शन 6 से कहता है कि जो बातें यहाँ पर की गई उस घटना के समय या जो कहा गया वो तो रेलिवेंट है ही है, लेकिन अगर सपोज जैसे मान लीजिए मर्डर हो रहा है और उसके कुछ लोगों ने उसे देखा और वहाँ से वो भाग जाते हैं, घर पर जाकर बात करते हैं वो लोग उस घटना के संबंध में, तो क्या ये जो बातें जो की गई हैं उस घटना स्थल से हटने के बाद समय बदल गया, स्थान बदल गया, तो उनकी कही हुई बातें क्या उस संव्यवहार का भाग मानी जाएंगी जहाँ पर विवादक तथ्य उत्पन्न हुआ था? तो सेक्शन 6 का प्रभाव ये, सेक्शन 6 कहता है कि जो बातें कही जा रही हैं, की जा रही हैं, जहाँ पर विवादक तथ्य उत्पन्न हो रहा है उस घटना के दौरान, चाहे वो बातें उसी समय पर उसी स्थान पर हों या ना हो, जरूरी नहीं है। मतलब विवादक तथ्य जब उत्पन्न हुए उसी समय पर कोई बात कही जाए या कोई कार्य किया जाए तभी उसे संव्यवहार का भाग माना जाएगा, जरूरी नहीं है। जब विवादक तथ्य उत्पन्न हुआ उसी समय उसी स्थान पर वो बातें हो सकती हैं या वो कार्य हो सकता है, या किसी अन्य स्थान पर या अन्य समय पर वो कार्य हो सकता है। जैसे सपोज वो व्यक्ति जो है अभी उन्होंने बात दी, भाग जाते हैं और घर पर जाकर बात करते हैं उस घटना के संबंध में, तो उनके द्वारा जो की गई बातें जो हैं, जो घर पर बात करें, क्या उस विवादक तथ्य का उसी संव्यवहार का भाग माना जाएगा? तो सेक्शन 6 कहता है यस माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 6 की भाषा ये है कि जो विवादक तथ्य से जुड़े हुए तथ्य जो हैं वो उसी समय उसी स्थान पर उत्पन्न हों
ये आवश्यक नहीं है, वो किसी भिन्न समय और भिन्न स्थान पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब सेक्शन 6 से जुड़ा हुआ एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, RESGESTAE, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। स्पेलिंग जेस्टे की अलग अलग हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया GESTAE, कहीं कहीं जो है आपका GESTE हो सकता है ना, या EE हो सकता है, तो उससे फ़र्क नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन को लेकर अलग अलग है। इंग्लिश लॉ का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरह से लोग करते हैं, तो उसी तरह से उसकी स्पेलिंग भी यहाँ पर डिफ़र हो जाती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे सेक्शन 6 में ही आपसे पूछा जाता है। धारा 6 का आधार जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है। धारा 6 जो मैंने आपको बताया कि विवादक तथ्य से जो संबंधित तथ्य हैं वो भी जो है सुसंगत माने जाते हैं। संबंधित का मतलब जब विवादक तथ्य उत्पन्न हुआ हो उसी समय उसी स्थान पर या अन्य समय अन्य स्थान पर उस विवादक तथ्य के संबंध में कोई भी बात कही जा रही है, की जा रही है, तो भी सुसंगत माना जाएगा। मतलब विवादक तथ्य जहाँ उत्पन्न हुआ उसी संव्यवहार में कोई दूसरा तथ्य भी अगर हो रहा है, उसी ट्रांजेक्शन में कोई दूसरा फैक्ट भी अगर अराइज होता है तो वो भी रेलिवेंट माना जाएगा। ये सेक्शन 6 कहता है। तो सेक्शन 6 में बात कहाँ से लाई गई, ये इसका आधार क्या है, तो आपको बताना है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। ये आपका इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, और ये जो वर्ड यूज़ किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, ये जो है आपका लैटिन टर्म है, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। तो इंग्लिश लॉ में इस डॉक्ट्रिन को अपनाया गया है, रेस जेस्टे को। रेस जेस्टे कहता है कि विवादक तथ्य तो सुसंगत है ही हैं, लेकिन विवादक तथ्य जब अस्तित्व में आता है उसी दौरान उसी संव्यवहार में अगर कोई और तथ्य भी अस्तित्व में आता है जो कि उस विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ है, तो वो जो है इस कारण से ही सुसंगत मान लिया जाता है क्योंकि वो विवादक तथ्य जब उत्पन्न हुए हैं उसी दौरान वो भी अस्तित्व में आए हैं। तो ये रेस जेस्टे के आधार पर जो है इंग्लिश लॉ में भी रेलिवेंट माना जाता है। तो रेस जेस्टे का डॉक्ट्राइन जो है उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आपका थिंग्स डन एंड सेड टू बी इन सेम ट्रांजेक्शन। रेस जेस्टे का शाब्दिक अर्थ है एक ही संव्यवहार में की गई या कही गई बातें। तो यहाँ पर कहा, इसका हम इस तरह से अर्थ ले सकते हैं कि अगर जहाँ पर विवादक तथ्य उत्पन्न हो रहा है उसी दौरान उसी संव्यवहार के दौरान जबकि विवादक तथ्य उत्पन्न हो रहा है उसी समय कोई बात कही जाती है, की जाती है, तो जो कही हुई बातें हैं, की गई बातें हैं, वो भी उस घटना का भाग मान ली जाती हैं। उस घटना का भाग का मतलब उसी संव्यवहार का भाग मान ली जाती हैं और उस घटना का भाग होने के कारण उन्हें सुसंगत मान लिया जाता है। तो यहाँ पर रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन जो बात कह रहा है कि घटना का भाग होने के कारण ही जो है अन्य तथ्य भी सुसंगत मान लिए जाते हैं। इसी को आधार मानकर सेक्शन 6 में जो है कई ऐसे तथ्यों को सुसंगत मान लिया गया है जो कि विवादक तथ्य से जुड़े हुए होते हैं, राइट। अब आपसे जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। तो आप सबसे पहले आप बताएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है क्या। आप बताइएगा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे जो है, जो रेस जेस्टे वर्ड जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसे इंग्लिश लॉ में अपनाया गया है और अपने यहाँ जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है धारा 6 में इसको अपनाया गया है। और जो रेस जेस्टे जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग जो है इंग्लिश में वो है थिंग्स डन एंड सेड टू बी इन सेम ट्रांजेक्शन, एक ही संव्यवहार में की गई या कही गई बातें। फिर आप बताइएगा कि इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग नियम ये है कि जब कोई विवादक तथ्य अस्तित्व में आता है तो उसी घटना के दौरान उसी संव्यवहार के दौरान अगर कोई दूसरा तथ्य भी अस्तित्व में आता है तो भी जो है वो सुसंगत माना जाता है, केवल इस कारण से क्योंकि विवादक तथ्य जब उत्पन्न हुआ था तभी वो भी अस्तित्व में आएगा। ये जो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है, इसी को जो है आपका सेक्शन 6 में अपनाया गया है। अब यहाँ पर जो है बात आती है कि आपसे पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे जो है इससे संबंधित भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में क्या अंतर है, ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो है इसमें सेक्शन 6 में जो केस लॉज दिए हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।